दोस्तों नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर सबसे ज़्यादा देश की निगाहें लगी हुई हैं। उसकी वजह भी है, सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, ये तमाम राजनीतिक दल हैं और इसके अलावा अपना दल है, संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। कई और छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र शासन है। क्या लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनावों की तरह सफलता मिलेगी, या इस बार इंडिया अलायंस के जरिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के रथ को उत्तर प्रदेश में रोकेगा? दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा मोदी जी का रथ। मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कतई नहीं जा रहा हूं कि योगी जी बनाम अमित शाह है इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लॉस होगा। नहीं, मैं जो विपक्षी दल हैं उनकी राजनीति की तरफ चलूंगा आज, और थोड़ी आपकी धैर्य की परीक्षा भी लूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की राजनीति, और आज मैं करीब 3 दशक की राजनीति पर बात करने जा रहा हूं। एंगल जरूर एक ही ले रहा हूं। कल एक्चुअली अखिलेश यादव ने महाब्राह्मण सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा कि वो गलत बोल रहे हैं। ये एक तरह का अलार्म बेल है मौर्य के लिए, चेतावनी है उनके लिए। तो क्या इसे अखिलेश यादव की राजनीति को अब फिर से मुड़ते हुए आप देख रहे हैं? जो अखिलेश यादव पिछले 1 साल से पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये वही बात है दूसरे शब्दों में जो कभी कांशीराम 15 और 85 की बात करते थे, या राहुल गांधी ने उसे एक नए मुहावरे में जितनी आबादी उतना हक, ये शब्द का इस्तेमाल किया। अचानक अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की याद क्यों आ गई, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ले चलता हूं 1989 में। 1989 वो आखिरी साल है जब नारंदा तिवारी यानी एक ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गद्दी से विदा होता है और मुख्यमंत्री का पद मुलायम सिंह यादव को मिलता है। ओबीसी से आने वाले मुलायम सिंह यादव, किसान परिवार के, लोहिया के साथ राजनीति करने वाले, चरण सिंह के साथ राजनीति को आगे ले जाने वाले, आप कहें तो खांटी समाजवादी, उनके हाथ में बागडोर आती है, और तब से लेकर के अब तक कोई भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सका है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में जो भी अपर कास्ट की आबादी है, 15-16% जो भी हो, चूंकि कास्ट सेंसस नहीं है तो हम नहीं कह सकते पुख्ता तौर पर कि क्या है, उसमें जो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, ये जो जातियां, उसमें सर्वाधिक आबादी ब्राह्मणों की है, 6 से 7% होगी। अब लिखने वाले तो 10 भी लिख देंगे, 15 भी लिख देंगे, लेकिन अगर वो 6 से 7% भी है, यानी सवर्णों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी है, लेकिन आलम यह है कि 1989 के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना और बीजेपी में भी नहीं बना। इस दरमियान बीजेपी में 4 मुख्यमंत्री हुए, एक तो कल्याण सिंह हुए, फिर रामप्रकाश गुप्ता हुए, फिर राजनाथ सिंह हुए, और अब योगी आदित्यनाथ 2017 से अनवरत मुख्यमंत्री हैं। दूसरी पारी भी उनको खेलने को मिली। हाँ, ये बात जरूर है कि डिप्टी सीएम का पद पहले दिनेश शर्मा को मिला और
इस बार 22 के इलेक्शन के बाद वो ब्रजेश पाठक के पास है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि संतुष्ट किया गया है ब्राह्मणों को। लेकिन असली खेल क्या है, मैं आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि सियासत ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही रहती है। हालांकि एक नैरेटिव है ये, और ये बहुत फाल्स नैरेटिव है। मंडल कमंडल की राजनीति के बाद ये बात कहना कि ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही राजनीति रहती है, ये दरअसल जो पत्रकारिता में पूरी ब्राह्मण लॉबी जो मौजूद है वो इस तरह की बात ज्यादा करती है। तो ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बनाए रखना, ये वो कोशिश होती है लगातार। हालांकि कौन इस बात से इनकार करेगा कि ब्राह्मण एक मुश्त बीजेपी का वोटर है। पिछले इलेक्शन में 89%, ये तो आंकड़ा है, सर्वे है, हालांकि मुझे लगता है कि 89 नहीं बल्कि 92-93% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला। सॉरी, ये जो बाकी का वोट गया है वो ब्राह्मण कैंडिडेट की वजह से सपा को गया होगा, हो सकता है बीएसपी को भी गया हो, कांग्रेस को भी गया हो। लेकिन अब आप ये तो देख ही रहे हैं कि 90% वोट बीजेपी को एक मुश्त जा रहा है। ये तब है जब बीजेपी ने आज तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दूसरा देखिए आप कि 2002 से 2017 के बीच में ये 15 साल का जो समय है, इसमें उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह के इर्द गिर्द पूरी राजनीति कंसंट्रेट हो जाती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पृष्ठभूमि में चली जाती है। और इस दौर में आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी जो ठाकुर मतदाता है वो बट गया था इन दोनों पार्टियों में। ये भी एक नैरेटिव है, बस उसमें से ब्राह्मण बीएसपी की तरफ चला गया और जो ठाकुर था वो सपा की तरफ चला गया। ऐसा नैरेटिव है, मैं कह रहा हूं ये फाल्स नैरेटिव है ये भी। इस दरमियान अगर आप बीजेपी का वोट परसेंटेज देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में वो 14-15%, 16% अगर होगा, 20%, तो वो वोटर कौन सा होगा, बहुत स्पष्ट है। लेकिन बहुत सारी लीडरशिप हर पार्टी में मौजूद है। वो कांग्रेस में भी मिलेगी, सपा में भी मिलेगी, बीएसपी में भी मिलेगी और बीजेपी में तो है ही। मजेदार बात यह है कि वो बीएसपी में मायावती को समझाते हैं लीडरशिप के साथ, ब्राह्मण तो योगी से नाराज है और ब्राह्मण इस बार आपकी तरफ देख रहा है। उसी तरह से अखिलेश यादव को भी कहा जाता है, उनकी जो अपनी लीडरशिप है कि साहब ब्राह्मण तो इस बार बस भैया जी आपको देख रहा है। कांग्रेस की तरफ भी वही बात कही जाती है, तो कांग्रेस भी अपनी लीडरशिप दे देती है, ब्राह्मण अभी जैसे उन्होंने प्रभारी दे दिया है। खैर, ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे बेहतरीन कला है जिसमें वो ब्राह्मण लीडरशिप सिद्धहस्त है। अब 2007 में जहां से ये नैरेटिव चला कि ब्राह्मण, एक ये भी नैरेटिव है कि ब्राह्मण जिस तरफ जाता है उसी की सरकार बनती है। 2007 में मायावती के ने जब पूर्ण बहुमत हासिल किया, 206 सीटें जीती, उस समय एक नारा लगा था, 2 नारे लगे थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सतीश मिश्रा पार्टी के महासचिव लीड कर रहे थे और बीएसपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। शोर ये हुआ कि ब्राह्मणों ने ही बीएसपी की सरकार को बनाया, लेकिन आंकड़े जो कहते हैं वो आपकी आंखें खोलेंगे। केवल 16.6% ब्राह्मण वोट बीएसपी को मिला था। यानी आप अगर खींच करके कहें 17%, 100 में से 17 ब्राह्मणों ने केवल बीएसपी को वोट किया था और इसी को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया कि ब्राह्मणों ने बीएसपी की सरकार बनाई थी। खैर, ये तो नैरेटिव बनाने की अपनी कला है। तो सपा और बासपा दोनों ही झूलते रहे और
अगड़ी जातियों के वोटों को लुभाने के लिए प्रतिनिधित्व भी देते रहे, एजेंडा भी लागू करते रहे, वो सारा काम करते रहे। और हुआ वही कि 2014, 17 और 19 के इलेक्शन में ये सारा वोटर अपनी जगह चला गया, माने फिर झूठ भी नहीं रह गया, फिर वो नैरेटिव भी नहीं रहा। 14 में सीधा मोदी जी का जलवा चल ही रहा था। 17 में 3/4 बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला, फिर बाद में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। साहब, जो ब्राह्मण बीएसपी का वोटर था वो कहां चला गया? मायावती ने कौन सा गुनाह कर दिया था? सब कुछ उनके अनुसार चल रहा था। सतीश मिश्रा अपनी जगह पर थे, या समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्र का नाम है ही, माता प्रसाद पांडे, वो भी अपनी जगह पर थे। आजकल कई और लोग हैं, लेकिन वोटर तो चला गया बीजेपी की तरफ। 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी, 19 के लोकसभा चुनाव में भी। 22 के लोकसभा चुनाव के पहले, 22 के विधानसभा चुनाव के पहले फिर से एक शोर मचा, और वो जो कानपुर का एक बाहुबली था, उसका जब एनकाउंटर हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश में ये एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि ब्राह्मण तो योगी जी से बहुत नाराज है। और उसका असर ये हुआ कि बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने फरसा उठा लिया, और दोनों के दोनों राजनीतिक दल अपने कोर वोटर को भूल करके, कोर एजेंडा को छोड़ करके ब्राह्मण वोटर्स को आउटरीच करने में लग गए। और नतीजा जो हुआ वो आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर अखिलेश यादव ने अपना स्टाइल बदला। उनको लगा कि शायद हम लोग अभी सही ट्रैक पर नहीं हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य और कई ऐसे लोग पहुंच गए थे बीएसपी से निकल करके, जो कांशीराम के साथ कैडर वाले लोग थे। तो उन्होंने थोड़ा सा सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स समझाई, थोड़ा अंबेडकर के मूवमेंट के बारे में, अंबेडकर के विचार के बारे में बताया, कांशीराम के मूवमेंट के बारे में बताया। तो अखिलेश यादव को लगा कि नहीं, फिर तो वो पीडीए फॉर्मूला, तो वो पीडीए की बात करने लगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने लगे। और पीडीए पर उन्होंने इतना जोर दिया कि उसको एनडीए के बरक्स खड़ा करते हुए और इंडिया अलायंस को, मतलब इंडिया को भी किनारे करने की उन्होंने कोशिश की कि नहीं साहब, एनडीए के बरक्स तो पीडीए अच्छा लगता है। खैर, वो उनकी अपनी राजनीतिक शैली है। मजेदार ये है कि अचानक यूटर्न ले लिया फिर से अखिलेश यादव ने, और महाब्राह्मणों का सम्मेलन उन्होंने कल करवा डाला। उसके बीच में जो भी, अब इसको कुछ बहुत सारे चैनल लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल गया। अगर आशीर्वाद से ही चुने जा रहे होते मुख्यमंत्री, तो अखिलेश यादव को पिछली बार बहुत आशीर्वाद मिला था। मायावती हालांकि आशीर्वाद नहीं मानती हैं, तो वो बेचारी कभी आ भी नहीं पाती, लेकिन ये आशीर्वाद मिल रहा है अखिलेश यादव को। अब इसे आप किस तरह की राजनीति मानेंगे कि अखिलेश यादव किस ट्रैक पर जा रहे हैं? जो पीडीए है, उस पीडीए को उन्होंने बदल दिया। ये क्या डर है? पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जगह पिछड़ा दलित और अगड़ा आजकल बोलने लगे हैं। वो मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक ही जगह अब अल्पसंख्यक को छोड़कर के अगड़ा बोलने लगे हैं। मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है कि एक साधारण सी बात नहीं समझ में आती है क्या इन राजनीतिक दलों को, नेताओं को, कि जब तक उनकी अपनी पार्टी मौजूद है, जैसे जाटों के लिए बीएसपी मौजूद है, तो क्यों किसी को वोट करेंगे? या यादवों की अपनी पार्टी सपा मौजूद है, तो क्यों वो अपने किसी को वोट करेंगे? आज बीजेपी अगड़ी जातियों की पार्टी है, सब जानते हैं, और दूसरी पसंद उसकी होगी तो फिर कांग्रेस होगी। सपा और बासपा का नंबर तीसरे और चौथे पर आएगा। तो ये साधारण सी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन कौन सा भ्रम दिमाग में डाला जाता है, कौन लोग हैं जो भरमाते हैं कि डराते हैं कि नहीं साहब, अब तो ब्राह्मण फिर से नाराज है योगी जी से, तो फिर ये ब्राह्मण आपको वोट करेगा।
ब्राह्मण के अपने जो एजेंडा है वो कामयाब हो रहा है बीजेपी में। जो हिंदुत्व का पूरा एजेंडा है वो तुष्ट हो रहा है, उसके जरिए मंदिर बन ही रहा है। तो वो ब्राह्मण क्यों वोट करेगा किसी और राजनीतिक दल को? ये आसान भाषा में कही गई आसान बात अगर नहीं समझ में आती तो फिर राजनीतिक समझदारी क्या है, इसको लेकर के सवाल उठते हैं। तो अब देखना ये है कि अब अखिलेश यादव क्या करते हैं आने वाले वक्त में। स्वामी प्रसाद मौर्य को वो हटाते हैं और कुछ ब्राह्मण नेताओं को आगे करते हैं, उसके जरिए वो लोकसभा की तैयारी कर रहे होंगे। इसके क्या परिणाम होंगे ये भी आपको दिख जाएंगे। खैर, वक्त बताएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।